वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर जी व राज्य मंत्री जी से। आपने राजनीति की शुरुआत किस पार्टी से की थी और क्या सोचकर की थी? देखिए, मेरा राजनीतिक कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन सन 80 में एक माया त्यागी हत्याकांड हुआ, जिसमें पुलिस ने बर्बरतापूर्वक एक रक्षाबंधन के दिन वो बहन अपने भाई के लिए रक्षा लिए जा रही थी और वहाँ पुलिस ने वहाँ पे पकड़ करके उसके भाई की हत्या किया और रक्षाबंधन उसके साथ बलात्कार हुआ। और मैं उस समय बहुत कम उम्र का था और उस समय स्वतंत्र भारत अखबार चलता था, एक ब्लिट्स अखबार चलता था। मैंने अखबार में न्यूज़ पढ़ा, उस समय लोकदल था और मुझे ऐसा लगा कि इतना बड़ा अत्याचार अगर किसी बहन बेटी के साथ हो रहा है तो मैं भी लोकदल के साथ में 15 दिन के लिए जेल भरो आंदोलन शुरू हुआ। एक स्वर्गीय नंगाराम विधायक जी थे और मैं पहली बार जनपद लखीमपुर खीरी में भी अपने जनपद में गया। उस समय मैं कक्षा 6 का स्टूडेंट था और मैं जेल चला गया। 15 दिन लखीमपुर खीरी में जेल रहा और जेल से ही मुझे राजनीतिक रुचि पैदा हुई और मुझे ऐसा लगा कि समाज को न्याय देने के लिए हमें सामाजिक कार्यों में रुचि लेना चाहिए और उनके प्रति मेरा रुझान बढ़ा। और मैं उस 15 दिन माया त्यागी हत्याकांड जो था, जेल काटने के बाद जब मैं जेल में बाहर हुआ तो लोग मुझे एक मजाकिया तौर से न कि गंभीरता से नेता कहने लगे और मेरी रुचि बढ़ी और मैं धीरे धीरे किसानों के मूवमेंट में, व्यापारियों के मूवमेंट में, छोटे मोटे गांव के काम में काम करना शुरू किया। और काम करते करते आज मैं जहां बैठा हूं, मैं कह सकता हूं कि एक समाज सेवा और किसी का दर्द अपने दर्द लेना, इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। और मुझे लगा कि मेरा जो निर्णय उस समय था वो बहुत सही था। जैसे कि यूपी में इस टाइम ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा यूपी चर्चा में चल रहा है और यही बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने भी इस पे सवालिया निशान खड़ा किया था ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर। तो आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर? देखिए, मैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर और भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मुझे एक सूत्र याद है। इस देश की 125 करोड़ जो आबादी है वो जातियों से नहीं गिनी जाती बल्कि भारत से, भारतीयता से गिनी जाती है। हम जाति के बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे। निश्चित तौर से अगर किसी समाज के साथ अत्याचार होता है तो अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन अगर किसी समाज में अपराधी पैदा हो गया और अगर समाज उसके साथ खड़ा है तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं, बल्कि समाज को एक अच्छा संदेश देना चाहिए। अगर जो मैं भी डिबेट देखता हूँ, कुछ लोग परशुराम जी की बात करते हैं, कुछ लोग कुछ और बात करते हैं। मैं उनको राय तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी समझ से मैं उनसे यही निवेदन करूँगा, ये देश आपका है, इसको जातियों धर्म में मत बांटो। जो अपराधी हैं उनको सज़ा देने दो और जो अच्छे लोग हैं उनको आगे बढ़ने दो। अगर सरकार या सरकार के लोग कोई जिम्मेदारी से अगर हटते हैं तो निश्चित तौर से विरोध करना लोकतंत्र में तुम्हारा अधिकार है। लेकिन ये कह देना कि ब्राह्मण के साथ अत्याचार है, कल ये कोई कहे पिछड़ों के साथ अत्याचार है, फिर ये कहेंगे कि यादवों के साथ अत्याचार है, ये तो एक वो बात हो गई कि देश को जातियों में बांट देना, अंग्रेजों की चाल चलना और अपने स्वार्थ की सिद्धि करना। जैसा कि आज देख रहे हो कि 70 वर्ष में इस देश में 70 समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने
60 बरस तो छोड़ दीजिए, 6 बरस में हिंदुस्तान की जटिल से जटिल समस्या 70 से नहीं 170 का समाधान किया, जिसमें मैं 2-4 गिना देता हूँ। जैसे धारा 370 थी, जैसे राम जन्मभूमि थी, जैसे कोरोना के समय में दुनिया के 35 देशों की जितनी आबादी है, दुनिया के 35 देशों की जो आबादी है, 80 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की सरकार उनको खाना दे रही है। दुनिया में जितनी बड़ी, मैंने कहा 35 देशों की आबादी, उस पूरे देश को आबादी से 6 महीने से खाना दिया जा रहा है। और जहाँ तक बात रही ब्राह्मण समाज की, मैं वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। हाँ, निश्चित तौर जो पहले भी कुछ ऐसे लोग थे जो भिन्न भिन्न पार्टियों में हैं, जिनका उद्देश्य ही विरोध करना है तो उद्देश्य करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जातियों से न जोड़ें, मेरा कहना ये है। कोरोना महामारी के बढ़ते केस को लेकर सरकार का ये कहना है कि स्थिति काबू में है, लेकिन हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पे सवालिया निशान खड़ा किया। ये जो वीकेंड लॉकडाउन है, ये कितना सफल है, क्योंकि केस तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और पूर्ण लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर से एक ये महामारी है और देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहिए कि देश की 23 करोड़ जनता, 25 करोड़ जनता को, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ दूसरे राज्यों की आबादी के मुताबिक ज़्यादा केस नहीं बल्कि इतने कम केस हैं, उनको धन्यवाद देना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहिए। 5वें चरण में है। अब ये 5वें चरण में जो आए हैं, मैं तो कहूँगा दूसरे देशों के, चाहे वो अमेरिका हो और दूसरे जो बड़े देश हैं जिनके पास स्वास्थ्य सुविधाएँ बहुत नंबर 1 की थी, उनसे हम काफ़ी अच्छी स्थिति में है। और जहाँ तक शनिचर और इतवार को उत्तर प्रदेश में बंद होता है, माननीय उच्च न्यायालय ने जो कहा है, निश्चित तौर से सरकार उस पर विचार कर रही होगी और सरकार को इस देश में, क्योंकि इस प्रदेश को पूरी तरीके से अपने ढंग से थोड़ा देखना पड़ता है, तो मैं ये कहूँगा ये कोई ऐसा विवाद नहीं है कि संपूर्ण लॉकडाउन किया जाए, लेकिन मेरा भी अपना मानना है कि अब वो स्थिति संपूर्ण लॉकडाउन की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो देश की जो आर्थिक स्थिति है उसमें काफ़ी दिक्कत हुई है। और भविष्य में भी अगर जो लॉकडाउन जो कोर्ट ने कहा है, और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर विचार करेगी, जो उचित समझेगी जनहित में वो फैसला लेगी। जैसे कि सर, आप ये पिछड़ा वर्ग आयोग है और आप इसके उपाध्यक्ष हैं। प्रदेश भर से आपके पास समस्याएं आती हैं, तो आप लोगों की समस्या का कैसे समाधान करते हैं, कैसे उसका निदान करते हैं, और आज तक का आपका सबसे बड़ा फैसला क्या रहा है? और आप अपनी उपलब्धियों पे, जो आज तक आपने उपलब्धियां प्राप्त की, आप उस पर एक प्रकाश डालिए। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश से जो पिछड़े वर्ग के पीड़ित लोग थे आते हैं, उनको यहाँ से समस्याओं का समाधान मिलता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आयोग में अगर कोई पत्र भी आता है उसको भी संज्ञान में लिया जाता है। स्थानीय जिला का कप्तान, एसपी, जिला के जिलाधिकारी और या संबंधित अधिकारियों को उनको नोटिस लिया जाता है और उसके मुताबिक उसे जवाब मांगा जाता है। अगर पीड़ित पक्ष उससे संतुष्ट नहीं है तो दोनों पक्ष बुला करके उनकी आपसी तरीके से समझौता कराया जाता है। फिर भी अगर कोई पक्ष या अधिकारी सही काम जनहित में नहीं करता है तो उसके खिलाफ आयोग को सख्ती प्रदान है, उसके खिलाफ संबंधित विभाग को लिख करके जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम होता है। दूसरा कि जब से आयोग को, पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग को माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उनको धन्यवाद देता हूँ, पूरे देश के पिछड़े वर्ग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने संवैधानिक दर्जा दे करके पिछड़े वर्ग की गरिमा ही नहीं बढ़ाया, उनके अधिकारों में बहुत बढ़ोतरी किया है।
आज पूरे उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ कि पिछड़े वर्ग के लोग बड़े पैमाने पर सरकार के इस फैसले से खुश हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मोदी जी को और आयोग को भी लोग धन्यवाद देते आ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपके इतने कार्यकाल में, मैं लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल के अंदर लगभग 154 मुकदमे हमने सुने हैं और 280 मुकदमे सुने हैं, जिसमें 154 मुकदमे में फैसला हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर पीड़ित पक्ष है, चाहे वो बलात्कार से संबंधित हो, चाहे वो जमीन से संबंधित हो, चाहे वो कोई घरेलू से किसी अधिकारी से प्रताड़ित हो, नौकरी के प्रमोशन से हो, किसी बच्चे को आरक्षण न मिलता हो, नौकरियों में कोई दिक्कत आती हो, उनका प्रमोशन न आते हो, ऐसे सैकड़ों एक बड़ी फहरिस्त है जिनमें उनको न्याय दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि बड़े पैमाने पर पूरे हिंदुस्तान में मैं दावे के साथ कहता हूँ उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग अपना नंबर 1 पे काम कर रहा है और गरीबों के लिए काम करता है। यहाँ नहीं आता है, एक पत्र लिख दे, आ जाए, कागज पे अपनी समस्या लिख दे, एक भी पैसे का उसका खर्चा नहीं है, सीधे उस पर कार्रवाई की जाती है और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा जाता है संबंधित जनपद से। फिर भी अगर उसका जवाब नहीं आता है तो उन्हें तलब किया जाता है और तलब करने पर अगर न्याय पीड़ित पक्ष को नहीं मिलता है तो कार्रवाई की जाती है। ये इस संवैधानिक दर्जा जो प्रधानमंत्री ने दिया है, मैं फिर उनको धन्यवाद देता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और जो भारतीय जनता पार्टी, हालांकि ये शब्द मुझे नहीं कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि पहले देश है, उसके बाद दल है, पहले गरीब किसान मजदूर है, उसके बाद दूसरे लोग हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। मैंने कहा यहाँ पर जातियों की जो बात अभी आई है, मैं निश्चित तौर से कहूँगा ये 100-125 करोड़ का देश है, इसमें जो अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी और जो अपराधी नहीं है वो मोदी और योगी की सरकार में आराम से घूमेगा और अपने देश और प्रदेश, अपने गांव और परिवार की तरक्की के लिए काम करेगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है, उत्तर प्रदेश की कई जनपदों में बाढ़ को लेकर मतलब सरकार ने क्या क्या सुविधाएं दी हैं और क्या क्या चीजें की हैं, आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर से बाढ़ का तांडव है और बड़े पैमाने पर नदियों ने अपना रास्ता भूल करके जमीन का कटान कर रहे हैं और लोगों को सरकार द्वारा जो स्थानीय विधायक हैं उनको निर्देश दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो किट भी बांट रहे हैं, जो उनको राशन पहुंचाने राशन दे रहे हैं, मिट्टी का तेल दे रहे हैं और उनको सुरक्षित स्थान पे ले जा करके बसाया भी जा रहा है। जैसे मैं उदाहरण के तौर से अभी मैं कल लखीमपुर खीरी गया था, तो वहाँ पे सूरत नगर है, तुम्हारा गंगा नगर है और कई, तो वहाँ मैंने देखा कि जो नदी का रुख था वो इस तरीके से क्योंकि नेपाल का पानी आता है पूरा, नेपाल का पानी उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लखीमपुर खीरी बहराइच होते हुए जाता है, बिहार तक जाता है। तो देखा कि जो घर बना था वो घर 25 फुट पानी के अंदर चला गया, 25 फुट पानी के अंदर चला गया। और मैं जो नल वहाँ जो गड़ा हुआ था उसके जानवर को पानी पिलाने के लिए मैं उस नल के पास, काफ़ी लोग में हम खड़े थे, लगभग 25-30 लोग और लोग थे, थोड़ी दूरी बनाए हुए। अगर हम लोग 5 मिनट पहले वहाँ से नहीं हटते तो शायद हम लोग भी उसी 25 फुट पानी में चले जाते। नीचे से काटती है, तो वो नीचे से काटती है। तो नदी में जो पानी का प्रलय है, ये जो मैं तो ये कहूँगा इस कुदरत का कहर जो है, इस कहर से सबको बचाए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ और जहाँ जहाँ देश में बाढ़ है, प्रदेश में हमारे बाढ़ है, उसको पूरी तरीके से नाव भी मुहैया कराई जा रही है, राशन भी, दवा भी दी जा रही है। और इस महामारी में मैं तो ये कहूँगा कि विपक्ष को थोड़ा संतोष रखना चाहिए। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मेरा भी 28 साल का राजनीतिक जीवन है,
मैं भी लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहा हूँ, संगठन में काम किया हूँ। इतना सुंदर, इतनी अच्छी सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, जितने हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के और देश में दलाल थे, आज वो सड़क पे मोदी जी को या तो गाली दे रहे हैं, या योगी जी को दे रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। उनको गाली देने के बजाय उन लोगों को मैं राय दे रहा हूँ कि सरकार की बुराई न करो। जहाँ बाढ़ से, बीमारी से लोग पीड़ित हैं, उनके बीच में जाओ। अगर उनमें कोई कमी सरकार की तरफ से है, विरोध करो, सरकार उसको पूर्ति करेगी। लोकतंत्र में तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए सरकार को भी धन्यवाद है। और ख़ास तौर से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो जितना आप मुझसे अपेक्षा करते हो उतना मैं सरकारी तंत्र के बारे में बता दूं। चूँकि मैं आयोग का व्यक्ति हूँ, आयोग में हूँ, तो आयोग जो होता है वो सरकार से थोड़ा वो होता है। तो लेकिन मैं गरीबों के बीच में जाता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, गांव में जाता हूँ। तो मैंने भी बताया, कल गया था, उसकी स्थिति मैंने बताया। इसलिए आपको, आपके चैनल ने जो आज पीड़ित पक्ष के बारे में खास तौर से बड़े मजबूत मुद्दे पूछा, जैसे आपने ब्राह्मण समाज की बात कही। मैं तो ये कहूँगा ब्राह्मण समाज को धन्यवाद देना वैसे चाहिए, 10% उनको आरक्षण दे दिया गया। अब किस बात का बड़ाई है? अगर कोई डकैती करेगा, 8 पुलिसकर्मियों को गोली से उड़ा दिया जाएगा। और जिनके बारे में ये हल्ला मचा रहे हैं, इनका पूरा देश जानता है। अगर नहीं कोई जानता तो नेट पे इनकी और बाकी चीज़ें सर्च कर ले। हाँ, किसी व्यक्ति को कोई पीड़ित पुलिस करती हो, स्थानीय लोग परेशान करते हो, तो निश्चित तौर से कार्रवाई करना चाहिए। जैसे बहुत पहले मुझसे पूछा गया आजम खान साहब के बारे में कि आजम साहब का जगह कहाँ होना चाहिए। हमने कहा जहाँ होना चाहिए, एक दिन चले जाएंगे जब सरकार ठीक आएगी। आज आप देख लीजिए, जितने बड़े बड़े माफिया थे, जितने बड़े बड़े गुंडे थे, या तो जेल में हैं या अपने बाहर हैं, तो जमानत कटा के जेल के अंदर जा रहे हैं। उनको खतरा है कि अगर सड़क पे गुंडाई करेंगे तो हमारे पीछे प्रशासन और शासन जो है वो आपका काम करेगा। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण और हमेशा रहेगा। ब्राह्मण जैसे हमारे यहाँ है, विद्वान भी है, समझदार भी है, शास्त्रों का ज्ञान भी है, और राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका भी है। और हिंदुस्तान राष्ट्र को मजबूत करने के लिए चाहे जितने भी तूफान आए, आखिरी मोहर वो नरेंद्र मोदी के साथ जाएगी। मैं दावे के साथ करता हूँ। इसलिए उसको धर्म में भी आस्था है, राष्ट्र में भी आस्था है, समाज में भी आस्था है, और राष्ट्रभक्त है, विद्वान है, समझदार है, इतिहास पढ़ा है। इसलिए इन अफवाहों के ऊपर ये चंद लोग, ये कांग्रेस पार्टी का, ये समाजवादी पार्टी का खेल है। अभी आपको मालूम, समाजवादी पार्टी के वो कुछ नहीं पाए तो उनके एक मिश्रा जी हैं, हमारे साथ रहे, तो उन्होंने भी अपना एक टीवी में बैठ के हल्ला मचाने लगे। अरे भाई, ब्राह्मणों का इतिहास पढ़ो। ब्राह्मण कभी भी किसी भी अज्ञान आदमी का समर्थन ही नहीं किया। इसलिए ब्राह्मण के बारे में कहना या ब्राह्मण के बारे में हवा बनाना गलत है। ब्राह्मण राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र प्रेम है, इसलिए ब्राह्मण राष्ट्रभक्त है। जहाँ राष्ट्रीयता है वहीं रहेगा। और राष्ट्रीयता किसके पास है? कांग्रेस के पास है। आज ही देख लो टीवी पे, उसके पास हजारों इंतजाम है, इतने घपले घोटाले हैं। क्या राष्ट्रीयता समाजवादी पार्टी के पास है? क्या राष्ट्रीयता बहन कुमारी मायावती के पास है? राष्ट्रीयता अगर है तो भारतीय जनता पार्टी और भाई नरेंद्र मोदी के और उनके कार्यकर्ताओं के दिल में बसा है। नरेंद्र मोदी में राष्ट्रीयता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में राष्ट्रीयता है, यहाँ के आम कार्यकर्ता में राष्ट्रीयता है, यहाँ के
संगठन मंत्री सुनील बंसल जी में राष्ट्रीयता है, जिन्होंने अपना जीवन पूरा लगा दिया है। यहाँ पे हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह जी, इनमें राष्ट्रीयता है। हमारे योगी आदित्यनाथ में राष्ट्रीयता है। इनमें बताओ किसमें राष्ट्रीयता है? अखिलेश यादव में राष्ट्रीयता है, जो अपने पिता के लिए नहीं घर बना पाए, राष्ट्र की बात करते हैं। ये बहन जी राष्ट्रीयता की बात करेंगी जो काशीराम जी की नहीं हुई। ये कांग्रेस राष्ट्रीयता की बात करेगी जो हिंदुस्तान की नहीं हुई। तो ऐसे लोगों के ये राष्ट्र की बात, जो देश के भक्त होगा ब्राह्मण तो छोड़ दो, पूरे हिंदुस्तान का 125 करोड़ जनता रहेगी जो इस देश को मजबूत करेगा। और आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्र के निर्माण में किसी का इससे बड़ा योगदान नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हालांकि मुझे ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैं राष्ट्र के लिए ओतप्रोत रहता हूँ। जैसे आपने अभी कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात कही, कर्पूरी जी मुख्यमंत्री रहते हुए भी एक धोती और एक कुर्ता में अपना जीवन पार किया। अगर आज इतने ईमानदार कहीं नेता हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हो, जिन्होंने जो वस्त्र अपने गोरखपुर से पहन करके आए थे वही वस्त्र पहन करके गोरखपुर अपने मठ में जाएंगे। इतना ईमानदार मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा? इतना ईमानदार प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा? तो ऐसे लोगों के लिए जो टिप्पणी करते घूम रहे हैं, ये राष्ट्र भक्त नहीं है, ये अपने अपनी जातियों के भक्त हैं। अपनी जाति और अपने कुकर्म को छिपाने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र रचते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको बहुत बहुत बधाई, और आपको भी कि क्या नाम है आपका, गुरमीत जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपने हमारा इंटरव्यू लिया। मैं इंटरव्यू थोड़ा और ज़्यादा देता, लेकिन मैंने कहा मैं मायावती की हत्याकांड से आया हूँ। मैं अपने जीवन में 18 बार जेल काटा हूँ, जिसमें कांडला बंदरगाह है, माया हत्याकांड है, बम्बई में गेहूँ आंदोलन है, और ख़ास तौर से ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें मैं काम करता रहा और जेल जाता रहा समाज के हित में। इसलिए मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। आप सबको बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जैसा कि आपने देखा कि मंत्री जी ने मेरे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सरल और बेबाकी तरीके से दिया। बहुत अच्छा लगा मंत्री जी से बात करके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारी सियासी परिचर्चा के लिए बने रहिए और अब हम आपको ऐसे ही शख्स से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल कैमरामैन शुभम के साथ इंडिया जंक्शन न्यूज़।